हुए उन खबरों को मजीद आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ अपना फीडबैक भी हम तक देंगे। और फीडबैक के लिए आप हमारी वेबसाइट पर या सोशल मीडिया अवामी राब्ता साइटें जो हमारी हैं वहां पर आकर हमारे साथ मुखातिब हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना ऑडियो और वीडियो भी डाल सकते हैं या अपना तहरीर हम तक डाल सकते हैं, जिससे हमें प्रोग्रामों को मजीद बेहतर बनाने में आसानी होती है। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको याद होगा कि 9:40 पर जब वक्त होगा तो आप और हम बात करेंगे। हमारी फ़ोन लाइन्स ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत के अंदर बैठे इदारा जात के जो जिम्मेदार हैं वो आपकी आवाज़, आपकी फरियाद को सुने और उन मसाइल का हल भी करें। तो कोशिश आज भी इसी तरीके की रहेगी, ये पूरा फॉर्मेट इसी तरीके से रहेगा। लेकिन आज सबसे पहले ज़रा माजी की ओर चलते हैं और माजी में 3 दिसंबर में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात है और माजी के आईने को दिखाएंगे आपके सामने आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में खुशामदीद। दिल्ली के स्टूडियो से हम बराह रास्त हैं और प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। और फॉर्मेट हमारा हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरू होता है और बात आज के दिन की यानी 3 दिसंबर में माजी में कौन से अहम वाकयात हैं जो आज के दिन हुए हैं। 1796 में आज ही का दिन था जब बाजीराव दोम को मराठा सल्तनत का पेशवा बनाया गया और मराठा सल्तनत के वो आखिरी लीडर भी थे। 1796 में आज के दिन उन्होंने मराठा सल्तनत संभाली थी। 1828 में आज ही का दिन था जब एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें सदर मुंतखब हुए थे। साल 1829 था। वाइसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में आज ही के दिन सती रस्म पर पाबंदी आयद कर दी थी 1829 में। 1912 में तुर्की के साथ साथ बल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोटेंग्रो ने जंगबंदी मुआहिदे पर आज ही के दिन दस्तखत किए थे और 3 दिसंबर को यह अहम मुआहिदा जिसे सेलिब्रेट भी आज किया जा रहा है। साल था 1992, माजूर अपराध का आलमी दिन जो कि आज मनाया जा रहा है और शुरुआत इसकी आज ही के दिन 3 दिसंबर 1992 को हुई थी। इस पर आगे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। साल 1967 में भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 थंबा से लॉन्च किया गया था और बहुत बड़ी कामयाबी आज के दिन साइंसदानों के लिए मानी जा रही थी। 3 दिसंबर 1967 को यह तजुर्बा हुआ था और कामयाब भी इसमें हुए थे। 1967 का ही साल था, तारीख आज की यानी 3 दिसंबर। इंडोनेशिया के साबिक सदर सुकार्नो को नजरबंद आज के दिन किया गया था, उनका तख्ता पलट दिया गया। और साल था 1989, तारीख 3 दिसंबर। रूस और अमेरिका ने सर्द जंग के खात्मे का आज ही के दिन ऐलान किया, यानी 2 आलमी ताकतों ने तकरीबन 37 वर्षों के बाद मिलाकर उस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे जिसके तहत कोल्ड वॉर को दोनों आलमी ताकतों ने खत्म करने का ऐलान 3 दिसंबर 1989 को कर दिया था आज ही के दिन। चलिए जनाब, ये तो थी बात तारीख में क्या कुछ आज के दिन माजी में हुआ है और लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है। थोड़ा सा बात माजी की भी हो गई, अब ज़रा हाल और मुस्तकबिल की भी बात करें, क्योंकि बात जब जम्मू कश्मीर की हम शुरुआत करते हैं तो इन दिनों सियासी बयानात का आना जाना लगातार तेज़ी के साथ है। और इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी एक बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बार जो बात कही है इसमें कुछ लिमिट्स भी मुकर्रर कर दी गई है और साफ कर दिया है कि 2 सालों के अंदर अंदर यानी साल 2022 और 2023 के इख्तिताम तक मिलिटेंसी का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाएगा और जो भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती के साथ काम किया जा रहा है। और नए कश्मीर का जो ख्वाब पार्लियामेंट के अंदर वजीर दाखिला और वजीर आजम ने उस वक्त दिखाया जब रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके और खुसूसी इख्तियारात ख़त्म किए गए थे, तब से हालात बतदरीज बदल रहे हैं। 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। दावा पेश किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत नफ्स के साथ तामीर व तरक्की और अमन चाहते हैं। और आगे इस पूरे बड़े बयान के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से दिया गया है, साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और तीसरे मुल्क के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। यानी पाकिस्तान के साथ किसी तरीके की बातचीत जम्मू कश्मीर के मामले पर नहीं होगी। बातचीत का दरवाजा सिर्फ
जम्मू कश्मीर के नौजवानों और अवाम के साथ खोल दिया गया है और वो आगे बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि जो लोग इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का साथ देते हैं और सरकारी मुलाजमतें हासिल कर चुके हैं, उनका रोज़े हिसाब आ चुका है। चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पुलिस की सरबराही में जो टीम तश्कील दे दी गई है, वो लगातार इन सभी मामलों को देख रही है और कई मुलाजमीन को जहां फारिग किया गया है, वहीं पर कुछ और मुलाजमीन की फारिगी के सिलसिले में कदम उठाया जा रहा है। मुस्तकबिल के हवाले से भी साफ कर दिया कि स्टोन पेल्टर्स यानी संगबाज या वो लोग, वो नौजवान जिनके ऊपर किसी किस्म का भी FIR है और वो बराह रास्त या बिलवास्ता मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल है, उन्हें सरकारी नौकरियां और सरकारी मुराद से मुस्तस्ना रख दिया गया है, यानी नौकरियां नहीं मिलेंगी। आगे उनका जो बयान है वो बड़ा दिलचस्प है। उनका मानना है कि मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी गई है जी मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को। अब मेन स्ट्रीम सियासी जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और वो सभी इलाकाई जमातें हैं जो चुनाव और चुनावी अमल पर यकीन रखते हैं और भारत के जमहूरिया आईन पर यकीन रखते हैं। उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि उन सभी जमातों के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ादी है और यही वजह है जम्मू से लेकर कश्मीर तक इन दिनों सियासी हलचल देखने को मिल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आगे अपने इस बयान की जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि अब सरमायाकारी भी हो रही है। आपको याद होगा कि ये सारी बातें कब हो रही है उसके पस मंजर में थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आसिफ, यहां पर कहा कि सरमायाकारी भी हो रही है और ये सरमायाकारी जो है ये अब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की उम्मीद लगाई जा रही है और हजारों लोगों को रोजगार इस सरमायाकारी से होगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। अब ये इंपॉर्टेंट बयान क्यों बनता है? पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि 2 साबिक वज़राए आला मैदान के अंदर है। एक तरफ से गुलाम नबी आज़ाद मैदान के अंदर है और एक तरफ से उमर अब्दुल्ला मैदान के अंदर है और दोनों लगातार अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पिछले 3 दिन से अवामी इज्तिमात के खिताब के दौरान जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब मैं लोगों को पढ़ रहा हूं, लोगों को सुन रहा हूं, वो तरक्की कहां पर है, वो खुशहाली कहां पर है, वो रोजगार कहां पर है, वो नया कश्मीर और इन्वेस्टमेंट कहां पर है। उसका जवाब आज एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद दे दिया। उसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद ने कल जो बयान दिया और परसों भी जो बयान दिया था कि मुलाजमीन को दफ्तरों से निकालना यानी उनकी मुलाजमतों से फारिग करना जनाब सही कदम नहीं है, उसका जवाब आज LG साहब ने दोबारा दे दिया कि जो शख्स भी मिलिटेंसी या मिलिटेंसी के माविनकार के तौर पर साबित होगा न तो उसे रोजगार सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही सरकारी मुरादें उसे दी जाएगी। तो ये बयान इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन तरक्याती मंसूबे अपनी जगह कितने हैं वो हम आपको दिखा चुके हैं। कल भी मैंने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, श्रीनगर की सड़कों का हाल क्या है? सबके सामने तो बड़ा सवाल LG साहब के सामने भी है। जनाब LG साहब जो तरक्की का दावा है कहां पर है जी? और फिर बिजली की आंख मचोली जिसको लेकर ये कहा गया कि जनाब बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ी गई है। कितनी रफ्तार है थोड़ी देर में वो आपको समझाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था क्योंकि पॉलिटिकल और इसको दोनों तरफ से आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बयान भी है, पॉलिटिकल बयान भी है और आने वाले दिनों में होगा क्या, किस तरीके से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, उसकी भी अक्कासी कहीं ना कहीं LG साहब ने अपने इस बयान में की है, जो बयान इंतहाई अहम था और आपके सामने हमने रख दिया। ये तो थी जनाब बात सियासी दफ्तर की, क्योंकि उस बड़े दफ्तर की जो इस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत, जम्मू कश्मीर मरकजी रियासत को चला रहा है LG साहब। अब जरा बात करते हैं बड़ी खबर की, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो जिला बड़गाम से सामने आ रही है और जिला बड़गाम से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि शीप ब्रीडिंग फार्म करालपत्री का जो है वहां पर भयानक आग लगी है। करालपत्री बडगाम वस्ती कश्मीर का जिला, जहां पर शीप फार्म में आग लगने से भारी नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है और आग किस वजह से लगी ये भी अभी इब्तदाई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मजीद तफसीलात का इंतजार अभी इसमें है। बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह जब आग लगी है 3 दिनों के अंदर ये दूसरा इस तरह का बड़ा वाकया
शुमाली कश्मीर से वस्ती कश्मीर तक, जहां नुकसान बहुत ज्यादा। आपको याद होगा कि एक तरफ गुरेज बांडीपोरा की पहले दिन, दिसंबर का पहला दिन था, और आज दिसंबर की 3 तारीख सुबह सुबह आतिशबाजी का यह वाकया पेश आया, जिसमें शीप फार्म, जहां पर नुकसान काफी ज्यादा है, अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं वस्ती कश्मीर से। चलिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो आग की वारदात सामने आई है, और रात के वक्त में आग लगी है। सुबह सुबह आग बुझाने में मसरूफ मकामी लोग भी नजर आए, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट ये भी मिली है कि फायर सर्विसेज अमला टाइम पर पहुंचना इस इलाके के अंदर मुश्किल भी है। इस वजह से यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हो गया, और शेड भी क्योंकि इस हिसाब से पक्का कोई कंक्रीट इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए एकदम से ये आग की लपेट में आ गया है। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, और चूंकि शीप ब्रीडिंग का काम होता था इस फार्म के अंदर कराल पथरी में, जहां नुकसान काफी ज्यादा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं आतिशबाजी की। शीप ब्रीडिंग फार्म कराल पथरी बड़गाम खान साहब का इलाका, जहां पर माना जा रहा है कि एक शेड के अंदर जो है वह आग लगी है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नुकसान कितना हुआ है उस बारे में कोई अभी हतमी फहरिस्त सामने नहीं आई है। ताहम यह कहा गया कि रात देर के एक भयानक आग लगी, मकामी आबादी ने उसको बुझाने की काफी कोशिश की है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान इस आसपास के इलाके के अंदर हुआ है। तफसीर थोड़ी देर में आएगी तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो सामने आई थी रात देर के वो आपके सामने है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों के हवाले से। हमने आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान बताया, लेकिन यह बयान उस वक्त सामने आया जब हम पिछले 24-48 घंटों के दौरान देख रहे हैं यके बाद दीगर हमले मरकजी सरकार पर और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की पॉलिसियों पर भी उठाए जा रहे हैं, जहां पर गुलाम नबी आजाद की तरफ से, जो इस वक्त खिताब पीर पंचाल के अंदर है, पुंछ के बाद राजौरी में आज पहुंच चुके हैं, अवामी रैली से खिताब करेंगे। लेकिन उस बीच उनका बयान जो कल की रैली में सामने आया है, उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की कयादत वाली सरकार मुलाजमतों और जो जमीन को तहफ्फुज फराहम करना था मकामी लोगों को, उसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। दूसरी बात उनकी तरफ से कि एम्प्लॉइज को दहशतगर्दी के नाम पर क्रैकडाउन शुरू करके उन्हें नौकरियों से बर्खास्त करना, ये पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो बयान को दोहराते नजर आए कि वो नौजवानों के लिए रोजगार नए सिरे से देना वो तो दूर की बात, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी था या जमीनें थी उसको तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम साबित हुए हैं। एक तरफ वो जहां पर इस वक्त चूंकि खिताब पीर पंचाल के अंदर है और पहाड़ी और गुजर का मसला या इस पर बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उनने इस पर भी कहा कि मकामी लोगों की जमीन का मसला हो, नौजवानों के रोजगार को तहफ्फुज फराहम करने का मसला हो, या फिर पहाड़ी और गुजरों को एसटी स्टेटस और ये तमाम चीजें कहकर इस वक्त तफरीक पैदा करने की कोशिश मरकजी सरकार के साथ जो की जानिब से जो की जा रही है, उस पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी पॉलिसी पर काम जारी रखे हुए है। यही वजह है कि दो कौमें जो गुज़श्ता कई बरसों से इन सरहदी इलाकों के अंदर भी मुल्क के तहफ्फुज के लिए खड़ी रही हैं, कई जंगों में अपनी जानें गंवा चुके हैं, कई लोग अपने इस दुनिया से इन इलाकों से चल बसे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इन इलाकों के अवाम को आज मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर और दर्जा फहरिस्त के नाम पर इनको तकसीम करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद तो दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि दिल्ली मुसलमानों को अदम एतमाद की नजर से देखती है, और यही वजह है कि पॉलिसियां इस वक्त जो कहा जा रहा है उसके बरक्स यूनियन टेरिटरी के अंदर नजर आती हैं। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि सन 47 में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने और जम्मू कश्मीर की कौम ने यह साफ कर दिया है कि वो मुल्क परस्त है, यानी वो उस जमहूरी इतिहाद का हिस्सा बने जिसे भारत कहते हैं, लेकिन आज पूरे मुल्क के मुसलमानों को मशकूक नज़र से देखा जाता है, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स को जिंदा रखा जाए। उमर अब्दुल्ला का संगीन इल्जाम सामने आया है, और गुलाम नबी आज़ाद का बयान भी हमने आपके सामने रख दिया। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करती हैं, क्योंकि सियासी बयानों के बीच मामला थोड़ा सा पेचीदा भी है, और पेचीदा मामले के बीच जो खबर सामने आ रही है वो उस नए वायरस की जिसने भारत के अंदर भी दस्तक दी है। मरकजी वजारत सेहत ने अगरचे 2 केसेस की तस्दीक की है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, और यही वजह है कि श्रीनगर शहर के अंदर भी अब इक़दाम उठाए गए हैं, और सूबाई इंतजामिया ने बैनुल-अक़वामी परवाजों से आने वाले मुसाफिरों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया और इंतहाई सख्त
मामला जो है वो निपटाया है और ये साफ कर दिया है कि अब जो भी सयाह हो या आम लोग हो जो गैर मुल्की जो बैनुल-अक़वामी परवाजों के जरिए से श्रीनगर पहुंचेंगे उनके लिए अब आइसोलेशन लाजमी करार दिया गया है। और जहां आइसोलेशन लाजमी करार दिया गया है वहीं पर खबर यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 60 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सारे फॉरेन ट्रैवल करके आए थे, यानी बैरूनी मुल्क से श्रीनगर आए थे और श्रीनगर आने पर उनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 60 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्हें सरकारी तौर पर क्वारंटीन किया गया है। यानी सरकार ने जो क्वारंटीन मरकज कायम किए हैं, 3-4 मरकज श्रीनगर के अंदर कायम किए गए हैं, वहां पर उन्हें रखा गया है। और जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं उनमें एक शख्स जिसका ताल्लुक श्रीनगर से है लेकिन सऊदी अरबिया से वो आए थे और कोविड पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं, उन्हें भी मजीद इलाज मुआवजे के लिए क्वारंटीन किया गया है। और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आइसोलेशन इंतहाई अहम है और सरकारी निगरानी में यह सारा प्रोसेस चलेगा और किसी को भी एसओपीज को फ्लोट करने की एसओपीज को खत्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इधर सूबाई कमिश्नर ने भी कल एक बार फिर इस पूरे मामले का नोटिस लिया है और इंतजामात को हतमी शक्ल देते हुए सख्ती के साथ एसओपीज को फॉलो करने की बात कही है। चलिए, बात कोविड के हवाले से हो रही है तो बढ़ते हैं आगे। बात जरा दो बड़ी खबरों की और करते हैं। एक तो कोविड के पिछले 24 घंटों में मामला और उसके बाद सरकार हरकत में किस तरीके से आई है। एक जो पिछले 24 घंटों की सूरत हाल है, 177 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस। अच्छी बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है। मुतासरा अजला में कल रियासी था, आज श्रीनगर और बारामूला दोबारा सरे फहरिस्त हैं। जम्मू इंतजामिया ने इन सारी चीजों को और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मद्देनजर रखते हुए कोविड के लिए 6 मजीद ऐसे होटल्स जो हैं जिनको अब इंतजामिया की तरफ से कोविड केयर सेंटरों में तब्दील करने का फैसला लिया गया। और लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल बदली नहीं है, जहां पर सिविल सेक्रेटरीट को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कोविड के जहां केसेस बढ़े हैं तो वहां पर नकलो-हमल जो है उसको कम करने के लिए भी मुस्बत मामलात में जब इजाफा लद्दाख यूटी के अंदर भी हुआ है तो इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर उठाते हुए लेह में 30 प्लस केसेस जब जा रहे हैं, ये 2 दर्जन से ज्यादा केसेस मुसलसल आ रहे हैं 24 घंटों में, तो पाबंदियों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। इधर जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, लद्दाख के अंदर सेक्रेटरीट में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद हुई है, तो जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर जहां पर केसेस कल के वक्त में सबसे ज्यादा हैं, 24 घंटे देखेंगे तो बारामूला, नॉर्थ कश्मीर टॉप ऑफ द टेबल श्रीनगर और उसके बाद दूसरा नंबर बारामूला का। अच्छी चीज यह है कि डेथ परसेंटेज नीचे रही है, लेकिन बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी कैसे लगाई जाएगी ये भी थोड़ी देर में सारी चीजें आपके सामने रखेगी क्योंकि गाइडलाइंस मरकजी सरकार की तरफ से भी जारी कर दी गई हैं। और जम्मू के अंदर इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर होटल विवेक बस स्टैंड के पास, होटल प्रीमियर रेजिडेंसी ये दूसरा होटल होगा, इसके अलावा होटल अमृता विवेकानंद ये तीसरा, होटल केसी रेजिडेंसी और होटल लॉर्ड्स इन और होटल सिटी टॉप, ये 6 होटल जम्मू जिला इंतजामिया ने कोविड केयर सेंटर के तौर पर अब आइडेंटिफाई कर दिए हैं। कैपेसिटी हर एक के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा रहेगी और नोडल ऑफिसर धीरज कुमार को जो इंस्पेक्टर हैं स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के, उनका फोन नंबर भी बाकायदा हुक्मनामा जारी करके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, वो भी जारी कर दिया है। और बाहर से आने वाले जो लोग हैं यानी उन ममालिक से जहां पर खतरा ज्यादा है और बाकी ममालिक से भी जहां पर खतरा कम है, लेकिन एहतियाती तौर पर उनको जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इन सारे सेंटर्स में, जिनके नाम आपको बताए, ये 6 वो सेंटर्स हैं, होटल्स जो हैं जिन्हें सेंटर में तब्दील किया, यहां उनको ले जाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहां मरकजी सरकार की तरफ से कल ही गाइडलाइंस को रिव्यू करके दोबारा कहा गया कि बैनुल-अक़वामी परवाजों में आने वाले लोग जो कि डायरेक्टली अगर घर भी जाते हैं, अगर उनकी मनफी रिपोर्ट भी होती है तब भी उन्हें होम क्वारंटीन 7 दिन तक कम से कम करना होगा। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को इसी कवायद के तहत, इन्हीं रूल्स के तहत अब उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिन्होंने कल प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन इसके साथ साथ जरा दूसरी खबर पर भी चलते हैं। केसेस की जहां तक बात है तो इस बीच आपको बताएं कि नवंबर और अक्टूबर का महीना जम्मू कश्मीर के लिए क्यों खतरनाक रहा है। नवंबर में कोविड-19 से जो अमवात हुई उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। अक्टूबर के मुकाबले मुतासरीन 67% तक बढ़ गई है, यहां से अंदाजा लगाइएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आदाद-ओ-शुमार बताते हैं उसमें पता चलता है कि जो हमारे सामने अक्टूबर के दौरान नंबर थे वो नवंबर में आते आते बढ़ गए हैं और अमवात की शरह जो है वो तकरीबन 3% तक बढ़ गई है। ये भी सरकार के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं। 1 अक्टूबर को 3,29,000 के आसपास थे केसेस,
लेकिन एक महीने के दौरान 2686 नए केसेस की तस्दीक हुई यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों के अंदर। एक महीने के अंदर यह तादाद 3,32,000 से तजावुज कर गई है। और सबसे तशवीश वाली बात जो है कि आज के वक्त में जहां पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, नए वेरिएंट से बचने के लिए कोशिशें हो रही हैं, इन सब के बीच में 3% के अमवात का भी इजाफा यूनियन टेरिटरी के अंदर देखा गया है। और रात को ही जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि जो लोग बाहर से सफर करके जम्मू कश्मीर आएंगे तब तक उन्हें दाखिले की इजाजत जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी जब तक वो अपनी नेगेटिव जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो अपलोड नहीं करेंगे। जहां पर बाकी उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं वहां पर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट कम से कम 72 घंटे के अंदर वो कराई जानी चाहिए और वो इंतजामिया के नोटिस में लानी है। अगर कोई छुपाता है, जो बाहर से कोई सफर करके आता है, ट्रैवल हिस्ट्री अपनी छुपाता है, तो उस पर सरकार के मुताबिक 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब कोविड की। जरा फटाफट से आपका बिजली का हाल बताते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने छोटे से ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको एहतजाज की भी बात बताएंगे। तलबा सरापा एहतजाज है, क्यों है वो जरा ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिजली का हाल बताएंगे, क्योंकि अय्याम सर्दी के दौरान वादी कश्मीर के अंदर बिजली की आंख मचोली कोई नई बात नहीं है। लेकिन सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में इस साल बिजली की सप्लाई और पोजीशन में काफी बेहतरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर बना हुआ है। और इसी तरीके से जब गर्मियों का सीजन होता है तो जम्मू के अंदर सूरत हाल इसी तरीके की बनी होती है। लेकिन इस बार सरकार का मानना है कि जो पावर सप्लाई है अक्रॉस द कश्मीर, जो पावर सप्लाई है उसमें कई हद तक बेहतरी हुई है। और पिछले साल के मुकाबले में 1750 मेगावाट इजाफी बिजली जो देने का मंसूबा था उसको हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है KPDCL जो है वो लगातार इस मंसूबे पर काम भी कर रही है। उनका मानना है कि नए सेंटर्स का इजाफा हुआ, यानी रिसीविंग स्टेशंस में बेहतरी हुई है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन अब बेहतर हुआ है। ताहम अभी भी जो लोड एग्रीमेंट कंज्यूमर्स का सूबा कश्मीर के अंदर है वो 860 से 70 मेगावाट के बीच में, 870 मेगावाट के बीच में है। लेकिन जो सप्लाई दी जा रही है वो 1700 मेगावाट दी जा रही है। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि लोड जो शेड्यूल एग्रीमेंट है दैट इज 860 मेगावाट, लेकिन बिजली जो दी जा रही है, सप्लाई जो दी जा रही है वो 1700 मेगावाट दी जा रही है, डबल दी जा रही है लोड एग्रीमेंट के मुकाबले। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल इंतहाई खराब है, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी भी हुकिंग और बिजली का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। कल हमारे नुमाइंदे ने रोहित कंसल के साथ कई तलख सवाल पूछे और कहा कि बड़े दावों के बीच क्या हुकूमत एक बार फिर बिजली फराहम करने में नाकाम हुई है। क्या कुछ उनका मानना था, जरा फटाफट से सुन लीजिएगा। अपना कैपेक्स होता है 400 के करीब 400 करोड़ के रुपए करीब हम रुपया सर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ जो है ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपने डेलिना देखा होगा। डेलिना में जो है हमने अभी पिछले आई थिंक अप्रैल मई में इजाफा किया और एक और हम ऑगमेंटेशन डेलिना में कर रहे हैं। लस्सीपुरा में हमने किया, चाडुरा में हमने किया, वानपू मीर बाजार में हमने किया। तमाम सारी ग्रिड्स हैं जिनमें हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा और कहूं तो फिर मैं आपका सवाल ले लेता हूं। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन का देखें तो पिछले 1.5-2 सालों में तकरीबन 68 हमारे रिसीविंग स्टेशन या तो नए बन गए हैं या ऑगमेंट हो गए हैं। 4000 के करीब ट्रांसफार्मर लग गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने जबरदस्त प्रेशर रखा है कि जो पावर है इसके 2 पहलू हैं और ये एक ही सिक्का है, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू इसका है जो पावर सप्लाई की जाती है और दूसरा पहलू है जो जुडिशियस यूज ऑफ पावर है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है। मान लीजिए आपका एग्रीमेंटेड लोड जो है 1 किलोवाट है, लेकिन आप घर में 4 हीटर चला रहे हैं, आपने इमर्शन रॉड भी लगाया हुआ है, तो जाहिर है आप 6 किलोवाट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है, इसी वजह से कर्टेलमेंट करनी पड़ती है। तो और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये दोनों अलग बातें नहीं है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर लॉसेस कम हो जाएं, अगर जुडिशियस यूज ऑफ पावर शुरू हो जाए तो मुमकिन है कि हमें कर्टेलमेंट करनी ही ना पड़े, हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में पावर अवेलेबल हो। मैं जैसे एक और एग्जांपल दूंगा। आपने देखा है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी कुंडियां हैं, फिर भी इलीगल हुकिंग है, फिर भी इलीगल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये सब चीजें
इस चीज को कंट्रीब्यूट करती हैं कि हमारे AT&C लॉसेस जो हैं वो शायद मुल्क में सबसे ज्यादा हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम AT&C लॉसेस 20% से कम ले आएंगे तो हम 24/7 पावर दे सकते हैं। तो लॉसेस कम होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजली की मात्रा बढ़ेगी, तो हम 24/7 पावर दे पाएंगे। स्मार्ट मीटर्स का जहां तक सवाल है, मैं लोगों को यह अर्ज करना चाहूंगा कि स्मार्ट मीटर्स पब्लिक के फायदे के लिए हैं। एक तो इसमें किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, जितनी बिजली खपत होगी उतना ही आपके पास रिकॉर्ड आएगा। दूसरा, जैसे आजकल आप मोबाइल के लिए देखते हैं, जैसे आजकल आप टेलीविजन के लिए देखते हैं, तो आपके मोबाइल फोन पे ही आपका बिजली का बिल आ जाएगा। मोबाइल के जरिए ही आप भर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि मैंने 100 यूनिट्स कंज्यूम की, 200 यूनिट्स कंज्यूम की, 300 यूनिट्स कंज्यूम की। आप अपनी कंजम्पशन जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर 4 बल्ब जलाए हुए हैं, 3 हीटर जलाए हुए हैं, तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम है और मैं सब लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो हमारी आन है, वो हमारी शान है। अगर डिपार्टमेंट को इज्जत मिलती है तो वो इन लोगों के जरिए मिलती है और इस चीज का हमें एहसास है। और इसीलिए जो है हम हर तरह की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा स्टाफ है इसको सहूलियत दी जा सके। खुसूसी तौर पे जो हमारा स्टाफ पोल पे चढ़ता है, जो ठीक करता है, आपने बात की एक्सीडेंट के खतरे की। पिछले 2 सालों में हमने कम से कम 4 इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं इन लोगों के लिए लागू की हैं, जो खास तौर पे इन लोगों के लिए लागू की हैं। इसमें जो है एक स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है, जो ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट केसेस है। दूसरी जो है हमारी प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल बीमा योजना है, अगेन जो एक्सीडेंट केसेस में है। तीसरा, हम अपने वेलफेयर फंड में से इन लोगों के लिए कुछ इकदामात कर रहे हैं। चौथा, हमारी अपनी एक चलिए जी, सेक्रेटरी रोहित कंसल बात कर रहे थे और यकीन दिलाया कि बिजली की जो पहले हमारे पास पिछले साल जितनी खपत थी, जितना इस्तेमाल होती थी, उससे ज्यादा इस बार हो रही है। बोझ बढ़ रहा है तो ही कर्टेलमेंट हो रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बात करेंगे आज का दिन क्यों अहम है उन लोगों के लिए जो जिस्मानी तौर खास है, माजूर अफराद हैं। और 2 मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा बात तलबा की भी होगी और साथ ही कश्मीर यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।